हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए मनीष मौर्य और मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ। आज हम आपको बताएंगे अभी रिसेंटली में एक इनकम टैक्स में चेंज किया गया था सेक्शन 43BH, जो कि ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी पेमेंट ड्यूज है जो कि एमएसएमईज को ड्यूज है, अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं होता है तो वो डिसअलाउ किया जाएगा, एक्सपेंस में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग्स में मैं आज आपको कुछ ब्रीफ देता हूँ उसको, जो कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई हुई थी कि इसके रिगार्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ध्यान रखना है। तो आज हम उसको चर्चा करते हैं इस चीज़ पे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स मैं अभी कवर कर रहा हूँ। एक तो हमारा है प्रोविज़न, अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशंस क्या है, टाइम लिमिट पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या है, जो अनरजिस्टर्ड है उनके लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस अगर हमारे कुछ चलते आ रहे हैं, जो रनिंग बैलेंसेस हमारे होते हैं क्रेडिटर्स के, तो उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेक्शन 43BH जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी सम पेबल है जो कि एमएसएमई को पेबल है, अगर वो सेक्शन 15 की जो टाइम लिमिट दी हुई है एमएसएमडी एक्ट 2006 की, अगर उसके टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं होता है तो वो उस साल में अलाउड नहीं होगा जिस साल में पेमेंट नहीं किया गया, उस साल में अलाउड हो जाएगा जिस साल में उसको हम एक्चुअली में पे कर देते हैं। बेसिकली सेक्शन 43B वो बताता है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का है, कि कुछ ऐसे हमारे सर्टन पेमेंट है जो कि पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं, जो सर्टन एक्सपेंसेस है जो कि हमारे पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं। तो अगर हमें एक्चुअली में पेमेंट नहीं हुआ तो नहीं अलाउड होगा। तो उसी में ये चीज़ अमेंडमेंट्स किया गया था। तो उसमें क्या था कि जो भी अगर हमारा कोई पेमेंट एमएसएमई को ड्यूज है, अगर वो टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं हुआ है तो वो एक्सपेंस में अलाउड नहीं होगा। ये आया था फिनांस एक्ट 2023 से और इफेक्टिव है 1/4/2024 से। सेक्शन 43BH सारे को अप्लीकेबल है, सारे एसएससीज को अप्लीकेबल है, चाहे वो ऑडिटेबल हो नॉन ऑडिटेबल हो, बट बिजनेस वालों को अप्लीकेबल है। ये एक चीज़ और भी ध्यान रखना रहेगा, बिजनेस वाले में भी जो हमारे 44AD ADA ले रहे हैं उनके ऊपर ये कवर नहीं होता है। दूसरी चीज़ जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है, अगर हमारा कोई सप्लायर है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी पेमेंट जा रही होगी उस पर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स कि अभी उन्होंने क्या किया कि एमएसएमई को और पावरफुल बनाते जा रहे हैं। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया हुआ था, पता हर किसी को होता है, बट उसकी बहुत सारी नॉन कंप्लायंसेस और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बिजनेस यूजर्स उसको अवेल नहीं कर रहे हैं। उसको हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। तो अभी जितने भी लोग एमएसएमई में कवर नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग में अगर कोई भी पेमेंट डिले होती है, नॉन पेमेंट होती है, तो किसी अदर एक्ट में अगर उनको कुछ भी बेनिफिट है तो उसके थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे एसएससीज होंगे जो पेमेंट कर रहे हो, डिले पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा अलाउंस डिसअलाउंसेस पे। डेफिनेशन हमारी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का क्या है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। माइक्रो इंटरप्राइजेस की हमारी कैटेगरी होती है, इन्वेस्टमेंट अगर हमारे 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है। स्मॉल का हमारा 1 to 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया, 5 to 50 करोड़ हमारे टर्नओवर हो गए। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10 to 15 करोड़ 10 to 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया एंड 50 to 250 करोड़ का टर्नओवर होता है, जो कि आपको सबको पता है ये चीज़ें। अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पेमेंट की टाइम लिमिट क्या है। ये पेमेंट की टाइम लिमिट की वो बात कर रहा है जो हमारे एमएसएमई एक्ट में लिखा हुआ है। तो एमएसएमई एक्ट में अगर आप सेक्शन 15 पढ़ते हैं तो सेक्शन 15 में चीज़ें मेंशन किया हुआ है कि अगर बायर सेलर के बीच में प्रायर एग्रीमेंट है तो जो वो एग्रीमेंट है उस डेट पे पेमेंट होगा, वो पेमेंट की ड्यू डेट माना जाएगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो डेट 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमडी एक्ट का रीड करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियरली लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। अगर कोई भी हमारा एग्रीमेंट नहीं है बायर सेलर के बीच में, तो उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट हमारा क्या है,
वो आपको मिलेगा सेक्शन 2B ऑफ MSMED एक्ट में। अब अपॉइंटमेंट डेट हमारी 15 डेज की होती है, तो अगर हमारा प्रायर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट से हमें उसकी ड्यू डेट्स बनेगी। ये हमारी ड्यू डेट्स हैं। हमारे कुछ MSMD एक्ट में कुछ हमारे रेफरेंसेस हमें लेके चलना पड़ेगा, जो मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 2B जो कि बताता है कि हमारा अपॉइंटमेंट डेट की डेफिनेशंस क्या है। सेक्शन 15 हमारा बताता है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा एज पर MSMD एक्ट। सेक्शन 16 बताता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा अगर जो अभी सामने आपके टाइम लाइन से अगर उस ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं होती है तो हमारे उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 3 टाइम्स ऑफ RBI रेट है विथ मंथली कंपाउंडिंग है। सेक्शन 23 बताता है कि जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं सेक्शन 16 में ऑफ MSMD एक्ट में, वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा। ये आप देखेंगे तो MSME एक्ट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेक्शन 23 में कि जो भी हमने इंटरेस्ट पेड किया है वो अलाउड ही नहीं होगा। जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसमें वो 3 टाइम्स ऑफ RBI रेट है। और उस पर कोई इंटरेस्ट का जो भी हमारा रहेगा वो नॉन डिसअलाउड रहेगा। अब हमारे पास कुछ क्वेरीज आती है। क्वेरीज हमारी ये होती है कि जो हमारे बिजनेस यूजर्स हैं, जो हमारे SEC जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो हमारे ऑडिटेबल है इनकम टैक्स एक्ट में, उनके कुछ एक्सपेंसेस इस पर TDS काटना चाहिए था बट नहीं काटा, तो उस पर क्या ये प्रोविजन या क्या ये सेक्शन लगेगा? तो आंसर इस चीज़ का है कि उस पर सेक्शन नहीं लगेगा। उस पर जो अलाउंसेस डिसअलाउंसेस है वो हमारे जो अदर एक्ट में चल रहे 40 IA में वही चलेगा। दूसरा है कि सेक्शन 43B में ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे सर्टेन एक्सपेंसेस है जो कि हमारे पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं, अगर वो पेमेंट हमारे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के पहले भी पेमेंट हो जाता है तो भी हमारा अलाउड हो जाएगा। क्या वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पे वो सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमने पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले पेमेंट कर दिया तो वो एक्सपेंस यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। हमें वो पेमेंट अपने टाइम लिमिट पे ही करना है। बट अगर फॉर एग्जांपल मान के चलो कि मार्च मंथ की पेमेंट है, लेट सपोज 25 ऑफ मार्च की हमारी पेमेंट है, तो अगर उसको हम पेमेंट को जो विद इन MSME टाइम लिमिट के अगर हिसाब से मैं बात करता हूँ तो वो भी हमारी पेमेंट जाती है अप्रैल मंथ में। तो अगर हमने अप्रैल मंथ में पेमेंट कर दिया तो क्या वो हमारा वो अलाउड होगा? क्योंकि वो हमारा वो विद इन द ईयर अलाउड पेमेंट नहीं हुआ था, सॉरी, वो विद इन द ईयर हमारा पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट हुआ हमारा एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर में। तो जब नेक्स्ट ईयर में हमारा पेमेंट हुआ है तो वो अलाउड होगा या नहीं होगा? बट वो हमारी पेमेंट जो हुई है अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट हो गई, जो हमारे 45 डेज और 15 डेज की हमारी जो पेमेंट की जो ड्यू डेट्स है अगर उसके बीच में हो गया है तो वो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अगर हमारे 45 डेज के बाद है 15 डेज के बाद एज एप्लीकेबल उसमें जो भी हमारा एप्लीकेबिलिटी है, अगर उसके बाद पेमेंट हो रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा। उसके बीच में पेमेंट हो गया तो वो अलाउ हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जो एसेसरीज हमारे 44 ADA अवेल करते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो एक्सपेंस अलाउड होना चाहिए वो डीम्ड अलाउड माना जाएगा। तो वहाँ पे भी अगर हमारा कोई ऐसा है बिजनेस एंटिटी जो कि 44 AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ADM रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ के जो डिसअलाउंसेस है वो उनकी डिसअलाउंसेस नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी डीम्ड माना जाता है। सो आई होप आपने अभी 43BH के बारे में चीज़ों को जान समझ लिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज बनती है, कोई भी आपके मन में डाउट आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को मेंशन करिए, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगा कि उसके क्या हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है और उसके हमारे क्या इम्पैक्ट्स है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसके क्या और भी हमारे अदर इम्पैक्ट्स होंगे, तो वो चीज़ों को मैं बताऊँगा विथ प्रोविजन, रेलिवेंट प्रोविजन एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स। So thank you so much for watching this video. Thank you.